नमस्कार बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। और नवीनतम पाठ्यक्रम आपका होगा हिंदी साहित्य का। जब आप बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं बीए में, तो आपको हिंदी में हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना होता है। हिंदी काव्य एक बहुत बड़ा सिलेबस है और आप जब उसको पढ़ेंगे हिंदी में, खास करके हिंदी में क्या, बीए में आप हिंदी पढ़ रहे हो तो जैसा आप इंटर में पढ़ते आ रहे हो अभी तक हिंदी, उसमें 4-5 चैप्टर या 10 चैप्टर, उससे अधिक आपको नहीं पढ़ना होता था और एक संकीर्ण दायरे में सिलेबस आपका बटा हुआ होता था। लेकिन जब आप बात करते हैं बीए लेवल की हिंदी की या ग्रेजुएशन में आप हिंदी पढ़ने आते हैं, तो उसमें एक ब्रॉड सिलेबस मिलता है, एक बड़ा सिलेबस, एक व्यापक सिलेबस आपके समक्ष आता है। उस व्यापक सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, आज की वीडियो के माध्यम से उस सिलेबस को तो मैं समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि ये इतना बड़ा सिलेबस जो हिंदी साहित्य में शामिल कर दिया गया है, नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसके तहत आपकी परीक्षाएं जो हैं वो सेमेस्टर वाइज हो रही हैं। यानी कि अब प्रत्येक 6वें महीने पर पेपर होगा। 6 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कवर कर पाना मेरे हिसाब से एक इंटर पास हुए बच्चे के लिए थोड़ा जटिल काम होता है, कठिन काम होता है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो होता नहीं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट एक प्रकार से बेहतर काम करता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें लगभग एक प्रकार से आप देखेंगे, जो मैं मॉडल पेपर अगर बना देता हूं तो हमारे जो बच्चे, आपके जो सीनियर्स लोग हैं, उन्होंने 80% तक एक प्रकार से नंबर लाए हैं केवल एक ही वीडियो देख करके। तो अब आप सोचो, जब वो एक वीडियो देख करके ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर आप संपूर्ण कोर्स हमारा पढ़ेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और कोर्स की संपूर्ण जो वीडियो होगी वो मात्र और मात्र आपको कितने रुपए में मिलने वाली है भैया? देखिए, 500 रुपये का जो कोर्स होता है, 500 रुपये का कोर्स मिनिमम अगर आप देखेंगे तो हिंदी के बीए प्रथम सेमेस्टर का कोर्स आप एक प्रकार से पाएंगे। हालांकि बीए के क्षेत्र में ऐसा कोई विधान या कोई एक प्रकार से नहीं करता है, या बीए में अभी तक कोई नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन मैंने ये एक प्रकार से श्रृंखला इसलिए प्रारंभ करी कोर्स वाली, चूँकि क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके लगातार फ़ोन आए मेरे पास। उनके पिताजी के फ़ोन आए कि सर जी, आप यूट्यूब पर तो पढ़ाते ही हैं, अच्छा लगता है, बच्चे देखते हैं, लेकिन कुछ सेपरेट क्लासेस चलवाइए जिसके तहत बच्चे संपूर्ण सिलेबस को कवर कर पाएँ। यानी ऐसे बच्चे जो कि बीए के बाद में एमए करना चाहते हैं हिंदी साहित्य से पीजीटी, टीजीटी, यानी कि एक प्रकार से कक्षा 10 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 5 तक या कक्षा 12 तक, या फिर एक प्रकार से बीए एमए वालों को या पीएचडी वालों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी प्रोफेसर बनना है, या आपको हाई स्कूल और इंटर तक मास्टर बनना है, या प्राइमरी टीचर बनना है। सभी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हिंदी में, उसके बारे में बताऊंगा। और हिंदी से आपको नेट जीआरएफ तक की एक प्रकार से सैर करवाने वाला हूं। कुल मिलाकर के अगर आपको मैं एक चीज़ में समझाऊं कि अगर आप हिंदी प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा संपूर्ण हिंदी साहित्य में। जो हिंदी काव्य है, हिंदी काव्य में आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझना है। इसके बाद में हिंदी साहित्य का, अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद में हिंदी साहित्य में तमाम प्रकार की जो कविताएं हिंदी काव्य की हैं, उन कविताओं की व्याख्या आपको पढ़नी पड़ेगी। संपूर्ण हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी काव्य खास करके, यानी कि आदिकाल से शुरू करेंगे, आदिकाल से लेकर के आप देखेंगे भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में, जैसे कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग हो गया, ठीक है, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, छायावादोत्तर युग में खास करके जैसे प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गई, ठीक है, इसके अलावा साठोत्तरी कविता आंदोलन हो गए। इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे कवि शामिल हैं, उन कवियों के बारे में जानेंगे। और उन कवियों की जो है पाठ्यक्रम में आपकी कविताएं हैं, 4-4, 5-5 कविताएं संकलित हैं, तो उन सभी की व्याख्या को भी हम देखने का प्रयास करेंगे सीरियल से, और विस्तार से हर एक चीज़ को बताने वाला हूं। तो ये एक प्रकार से 2025 और 26 की परीक्षाओं के लिए, या एक प्रकार से ऐसे छात्र जिन्होंने 2024 में अभी एडमिशन लिया और 2027-28 तक उनका बीए कंप्लीट होगा, उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे क्या जुड़ेंगे, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए एक प्रकार से आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इस कोर्स को ले लेना है। अब इस कोर्स को लेने के लिए आपको करना क्या है, वो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं सिलेबस अभी डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। देखिए, 500 रुपये का मिनिमम कोर्स होता है, लेकिन आपको, चूँकि आप एक प्रकार से बीए कर रहे हो
और अभी अभी इंटर पास करके आए हो, इसीलिए आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसका जो प्राइस है ये 500 रुपये घटा करके मैंने इसका 100 रुपये प्राइस कर दिया। यानी लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग बहुत सारी वीडियोस मुझे बनानी पड़ेंगी और लगभग एक प्रकार से 10-12 वीडियो मैं शूट कर चुका हूं, जो कि एक प्रकार से आपको वीडियोस फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। और वो वीडियोस एक प्रकार से आपको मिलती रहेंगी, इसे डेली टू डेली वीडियो मिलेगी, उसके बाद में आपको उसका PDF नोट्स भी मिलता रहेगा, ठीक है। यही नहीं, हिंदी का अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको एक प्रकार से एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, हिंदी के तो मिल ही जाएंगे। हिंदी के अलावा आपको, जैसे कि अगर आपका हिंदी के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट का भी एक प्रकार से तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पर होती रहती हैं। तो उन क्लासेस की सूचना या नोटिफिकेशन या उन सब्जेक्ट के PDF नोट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मात्र इसी प्राइस में, यानी 100 रुपये में। तो ये इतनी हल्की प्राइस मैंने रख दी है कि हर बच्चा 100 रुपये पे करके खरीद सकता है ये कोर्स। तो अभी ज्वाइन करने के लिए आपको अगर कोर्स लेना है, चूंकि इसीलिए मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, जब लास्ट में मैंने कोर्स लॉन्च किया था इससे पहले, तो बहुत ज़्यादा बाद में जब एग्जाम आता तब बच्चे पढ़ने की सोचते हैं नहीं। तो अभी अपने सभी साथियों को बुला लीजिए और अगले 5 दिनों में, यानी कि 5 दिन तक मैं वेट करूंगा सभी बच्चों का। 5 दिन तक एक प्रकार से आप लोगों को SMS करना है, मैं आपको ग्रुप डिस्कशन करूंगा और आपको कोर्स एक प्रकार से, मतलब कि आपको करना क्या है, हमारा नंबर है 91 61 93 60, ठीक है, 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आप लोगों को व्हाट्सअप पर SMS कर देना, 91 61 93 60 62, ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप SMS करेंगे, मैं आपके SMS को खुद देखूंगा, यानी मैं ही सारी चीज़ें करूंगा। तो आप इस पर SMS करेंगे। SMS करने के बाद में आपको लिख देना है कि सर जी हमने अभी अभी BA में एडमिशन लिया है और BA प्रथम सेमेस्टर का या BA फर्स्ट सेमेस्टर का हमको क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमको, BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। आप क्या लिखेंगे कि हमको BA, ठीक है, BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, आप लिखेंगे हिंदी का कोर्स चाहिए। और हिंदी के कोर्स में आपके और सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर होती रहेगी, या फिर अगर और भी किसी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि अगर आप हिंदी का कोर्स लेंगे तो उससे और कोर्सेज की जो तैयारी होगी, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट जो आपके होंगे, वो भी उसी में कवर करने का प्रयास मैं करूँगा। सोशोलॉजी हो गया या एक प्रकार से और भी जो सब्जेक्ट आपके इकोनॉमिक्स वगैरह हो गए, उनकी वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी, तो वो भी, उनका भी इन्फॉर्मेशन, उनका भी नोट्स, PDF नोट्स मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी SMS करें 91 61 93 60 62 पर, ये एक प्रकार से व्हाट्सअप नंबर है। इस पर जैसे आप SMS करेंगे कि हमको BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए हिंदी का, तुरंत आपके पास एक प्रकार से एक मैं QR कोड सेंड करूंगा। उस पर आपको मात्र, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, जो कुछ भी आप चलाते हैं, उससे आपको मात्र और मात्र कितने रुपए भैया, 100 रुपये ही पे करने। बहुत कम प्राइस मैंने रख दी है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के लिए, आप लोगों के कहने पर मैंने प्राइस रखी है, ठीक है। 100 रुपये एक प्रकार से ही मिनिमम प्राइस रखी है मैंने, कम से कम 100 रुपये आप पे करेंगे। उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एक प्रकार से ऐड कर दिया जाएगा, और जैसे आप ऐड करेंगे उसके बाद में आपको सिलेबस वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा एक आध क्लास डेमो भी होगी, तो डेमो क्लास भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। इसके बाद में एक डेमो क्लास आएगी, उसमें मैं जो है चैप्टर 1 के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, हिंदी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो उस क्लास को आप देख लेंगे, या फिर एक प्रकार से आप विश्वास कर सकते हो, चूंकि लगभग मैं पिछले 6 या 7 वर्षों से आपको पढ़ा रहा हूं BA के क्षेत्र में, ठीक है। तो आप विश्वास करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मात्र 100 रुपये में आपको सारी सुविधा दी जा रही। PDF नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। PDF नोट्स के अलावा PDF नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा PDF नोट्स के अलावा आपको अदर सब्जेक्ट से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। इसके अलावा आपके करियर संबंधित तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइम में आपकी टेस्ट लगाए जाएंगे, यानी कि टेस्ट होंगे, और आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर्स के माध्यम से 4-5 मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, जो कि एक प्रकार से उनके PDF भी दिए जाएंगे, आप उनको भी हल कर लीजिएगा। और वीडियोस के माध्यम से लाइव टेस्ट भी आपका मैं करवाऊंगा। लाइव टेस्ट होगा, वो यूट्यूब पर होगा, इसमें सारे बच्चे जुड़ेंगे और उसमें आप स्कोर करेंगे अच्छा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका एक प्रकार से कोर्स होगा। वीडियोज़ फॉर्म में लेक्चर मिलेंगे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, चूँकि लाइव क्लास अभी व्यवस्थित मैं नहीं कर पाया हूँ, चूँकि लाइव क्लास आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप व्हाट्सएप पर SMS कर देंगे, तो आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा समय पाते ही, ठीक है।
तो आपको वीडियोस फॉर्म में लेक्चर मिलेंगे और लगातार आपको लेक्चर मिलते रहेंगे समय समय पर। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा। तो अभी एसएमएस करें आप हमारे नंबर 9161 93 60 62 पर और तुरंत एक प्रकार से कोर्स कंप्लीट, मतलब कि कोर्स कंप्लीट जो एक प्रकार से आपको लेना है तुरंत ले लीजिए। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आपका सेमेस्टर है, प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य का। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत अब नहीं है। और हिंदी में आगे चल करके आपको एमए करना है, पीएचडी करनी है, नेट जीआरएफ करना है, टीजीटी पीजीटी का फार्म डालना है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आप आज अगर हिंदी का ये प्रथम सेमेस्टर का कोर्स ले लेंगे। मैंने 6 सेमेस्टर का कोर्स क्यों नहीं लॉन्च किया, इसलिए नहीं लॉन्च किया क्योंकि आपका आधार मुझे मजबूत करना। अगर बीए प्रथम सेमेस्टर में मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया तो मतलब एग्जाम हॉल क्या बताऊं, अगर आप आगे चल करके कुछ भी नहीं, मतलब कि हिंदी में चूंकि सारा का सारा सिलेबस आपको पूरा का पूरा हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर में ही समाहित कर मिलेगा आपको। जैसे देखें पहले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास रहा उसके बारे में समझेंगे। यानी आदिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास हमको समझना है। इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है और उसका विकास, ठीक है, समझेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे, यानी किस तरीके से किन किन विद्वानों ने एक प्रकार से हिंदी साहित्य के किस किस समय को कौन कौन सा नाम दिया और कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एक प्रकार से इसका काल विभाजन किया। जैसे कि हिंदी का सबसे पहला एक प्रकार से जो इतिहास लिखने का श्रेय जाता है वो गारसा दत्तासी को जाता है। उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, ये सभी लोग आते हैं। डॉक्टर रामचंद्र, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ऐसे और भी इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी तमाम इतिहासकार हैं जिन सभी लोगों ने काम किया इस पर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर। सभी के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देने का प्रयास रहेगा। नामकरण और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, यानी कि हर एक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ जो रही हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ मतलब कि इसे आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल की, मध्यकाल की, सभी की, ठीक है, भक्ति काल की, सभी के बारे में। अच्छा, आदिकाल में ही आप देखते हैं सिद्ध साहित्य, चूँकि सिद्ध साहित्य में जैसे कि नाथ साहित्य हो गया, ठीक है, सिद्ध साहित्य में ही आप देखेंगे जैसे जैन साहित्य हो गया, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब एक प्रकार सिद्ध साहित्य। 84 सिद्ध और जो है 84 वैष्णवन की वार्ता, ये सब जो ग्रंथ हैं सब कुछ इसी में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सिद्ध साहित्य के बारे में समझेंगे, जैन साहित्य के बारे में, रासो साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में, लौकिक साहित्य कुछ रहे हैं, ठीक है, लोक साहित्य जिसको कहते हैं। आप 6 सेमेस्टर में जब जाएंगे तो लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में 6 सेमेस्टर में आप बेसिकली पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा वहाँ पर। भक्ति आंदोलन के उदय के जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण रहे उसके बारे में, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार क्या रहा, निर्गुण और सगुण कवि, निर्गुण कवि जैसे कि जो कबीर दास हैं निर्गुण धारा से संबंधित है, ठीक है। सगुण कवियों में बेसिकली नाम आता है किसका, जो है तुलसीदास जी का, जो है सूरदास जी का, ठीक है। निर्गुण कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास, मतलब कि कबीरदास का नाम आता है। निर्गुण एक प्रकार से बेसिकली में आप देखेंगे निर्गुण में एक ज्ञानासरी शाखा होती है, एक प्रेमासरी शाखा होती है। ज्ञानासरी शाखा की अगर बात करें तो कबीरदास उसके प्रणेता रहे हैं। प्रेमासरी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसे बड़े ग्रंथों की रचना करी जो कि महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का ही नहीं बल्कि अवधि का एक प्रकार से महाकाव्य है। वो अवधि भाषा में लिखा है, वो भी ठेठ अवधि में। और रामचरितमानस वो पारिनिष्ठित अवधि में लिखा है। पारिनिष्ठित अवधि और ठेठ अवधि में दोनों में अंतर होता है। ठेठ अवधि मतलब कि जैसे गंवई एरिया जो होती है, जैसे कि गांव वगैरह में जो अवधि प्रयोग की जाती है, जिसमें एक प्रकार से कोई शास्त्रीय विधान का प्रयोग ना किया गया हो, व्याकरणिक सम्मत तरीके से नहीं एक प्रकार से किया गया हो, वो होती है। इसके अलावा जब बात करते हैं हम पारिमार्जित अवधि की या पारिनिष्ठित अवधि की, तो तुलसीदास जी महाराज ने पारिनिष्ठित अवधि का प्रयोग किया है। मतलब हिंदी से आपको बताऊँ, मैं हिंदी पर इसलिए कमांड करता हूँ क्योंकि हिंदी से हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ से मेरा एमए एक प्रकार से हिंदी साहित्य से वहीं से रहा है। तो इसीलिए हिंदी में एक प्रकार से आपको मैं इतना जानकारी दूंगा। और अगर आपको बीएचयू में एडमिशन भी लेना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा दूंगा, कैसे लेना है, क्या क्या करना है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना अपने को। तो ये सब रीतिकाल की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, नामकरण है, प्रवृत्तियाँ हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद हैं। अच्छा, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद में जैसे रीतिबद्ध धारा, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, मतलब और रीति सिद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध में जैसे कि आपके हो गए केशवदास हो गए, ठीक है, ये शामिल हैं। रीति सिद्ध में अगर बात करें तो बिहारी लाल हैं। रीतिमुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ये सब आते हैं। तो इन सभी प्रमुख कवियों के बारे में, उनके काव्यों के बारे में और उस पर्टिकुलर जो है विशेषताओं के बारे में समझेंगे। मतलब बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सिलेबस मैं बता रहा हूँ ताकि सिलेबस लंबा ना हो, इसीलिए मैं ऐसे आपको तीव्र गति से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिलेबस में आपको यही कुल पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इकाई जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है,
आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास के बारे में जानना है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण और प्रवृत्तियाँ आधुनिक काल के। इसके अलावा 1857 की क्रांति जो हुई है, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, उसके बारे में समझना है। चूँकि देखें, सामाजिक परिवर्तन जब कोई होता है, चूँकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण इसलिए होता है चूँकि समाज में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं को आधार बना करके साहित्य का सृजन किया जाता है, साहित्य की रचना करी जाती है। ठीक है, तो साहित्य की रचना एक प्रकार से जो करी जाती है वो एक प्रकार से कैसे करी जाती है, समाज को देख करके करी जाती है। इसीलिए समाज में जब भी परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। समाज में एक प्रकार से समाज की विचारधारा में परिवर्तन होगा तो साहित्य की विचारधारा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे आप प्रगतिवाद या प्रयोगवाद में देखते हैं तो प्रगतिवादी विचारधारा जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित रही है। जो प्रयोगवाद विचारधारा है वो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित रही है, जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणवाद। बाद में चल करके इसको जैसे अज्ञे और इन सभी कवियों ने एक प्रकार से इन सभी कवियों ने अपनाया, अज्ञे वगैरह ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मुक्तिबोध, अज्ञे, इन सभी लोगों ने। सांस्कृतिक सामाजिक जो पृष्ठभूमि रही है आदिकाल की, आधुनिक काल की। ठीक है, नामकरण किसने किसने किया, ऐसे आदिकाल का नाम मतलब आधुनिक काल को किसने कहा, गद्यकाल। आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। तो बहुत ही बारीकी के समझेंगे हम। 1857 ईस्वी में क्रांति होती है, आप सभी को पता होगा, मंगल पांडे ने गोली मारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे मंगल पांडे ने गोली मारा, समाज में एक विद्रूपता आई, वैमनस्यता आई, और कहीं ना कहीं पे एक प्रकार समाज को ये लगने लगा कि भारत पर किसी न किसी दूसरी सत्ता का अधिकार है। क्योंकि इससे पहले एक प्रकार से मुसलमान लोग शासन कर रहे थे, तब भी जनता को उतना मतलब होता नहीं था शासन सत्ता से। उनको लग रहा था मुसलमान कर रहे हैं, अब अंग्रेज कर रहे हैं, तो मैं तो पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम हूँ। ठीक है, लेकिन गुलामी की जंजीरों से यहाँ से भगाने के लिए इन सभी को, लोगों के मन में पता चला कि भाई, लोग ये नहीं जानते थे कि भाई पहले क्या पूरा देश तो था नहीं, एक छोटे छोटे टुकड़े टुकड़ों में देश बटा हुआ था। तो भाई उन्हीं की मानसिकता ऐसे कि एक छोटे टुकड़ों की एक प्रकार से मानसिकता होती थी कि भाई ये इतना छोटा देश है या कोई छोटा राज्य है, तो अपने को ही पूरा देश समझता था और उसी के नियम कायदों को फॉलो करता था, दूसरे देश के बारे में नहीं सोचता था, यानी दूसरे राज्य के बारे में नहीं सोचता था। तो भारत छोटे छोटे लगभग 565 से ज़्यादा एक प्रकार से छोटी बड़ी रियासतें भारत में थी, जिसको बाद में चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया। हालांकि इतिहास में चले जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी। तो 1857 की जो क्रांति हुई, इससे समाज में परिवर्तन हुआ, राजनीति में परिवर्तन हुआ, और इस कारण से मतलब इसको साहित्य और संस्कृति पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल शुरू होता है यहीं से। हिंदी नवजागरण काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद की प्रवृत्तियाँ, अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं और साहित्यिक विशेषता, ये सब हम लोगों को समझ लेना। पूरा विस्तार से मैं आपको यहाँ पर सब समझा दूंगा, यानी पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समझना है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको क्या समझना है, पहले हम आदिकाल के बारे में समझेंगे, आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और एक प्रकार से रासो साहित्य और लौकिक साहित्य है, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, इसमें साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बताते हुए चलूँगा। जैसे मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा, अब चैप्टर नंबर 1 से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको भी मैं साथ ही साथ एक प्रकार से समझ लूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी तैयारी होगी और लिखित प्रश्नों की भी तैयारी आपकी होती चलेगी, और साथ ही साथ आप बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा जानकारी ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इतिहास हम समझेंगे। अब इसके बाद में, इतिहास के बाद में, हालांकि इतिहास के बाद में हम लोग क्या समझेंगे, इतिहास के बाद में हम लोग इकाई नंबर 3 में पहुंचेंगे, आदिकालीन कवियों के बारे में। आपके सिलेबस में कुछ कवि संकलित हैं, जैसे विद्यापति, आदिकालीन कवि हैं विद्यापति। विद्यापति की पदावली रचना है, इस रचना के संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण। ठीक है, रामलोचन शरण जी विद्यापति पदावली के संपादक हैं। इसमें राधा की वंदना एक कविता है, उसको हमको पढ़ना है। श्री कृष्ण प्रेम पढ़ना है 35 नंबर। ठीक है, इसके अलावा राधा प्रेम 36 नंबर। ये 2 पद्य हैं, तो इन तीनों पद्य के बारे में, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, ये 3 कविताएं बेसिकली विद्यापति से संबंधित हैं, इसको पढ़ना है। इसके बाद में गोरखनाथ के बारे में हमको जानना है। गोरखनाथ की रचना है गोरखबानी, इसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखबानी शब्दी संख्या 2, 4, 7, 8 और 16, ये 5 एक प्रकार से शब्दी हमको पढ़नी है। गोरखबानी से 5 एक प्रकार से शब्दी मतलब दोहा टाइप का होता है, तो उसको पढ़ना है। और राग रामश्री पढ़ना है, राग रामश्री से 10वां नंबर एक प्रकार से पद्य और 11वां नंबर पद्य, ये पढ़ना। तो ये एक प्रकार से गोरखनाथ से संबंधित पद को बारे में हमको पढ़ना है, इसकी व्याख्या वगैरह देखनी। ठीक है, इसके बाद में अमीर खुसरो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो अमीर खुसरो व्यक्ति और कृतित्व, उनका यानी व्यक्तित्व कृतित्व मतलब क्या होता है, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानना है।
बेसिकली व्यक्तित्व और कृतित्व अमीर खुसरो, ये एक पुस्तक भी है, अमीर खुसरो व्यक्तित्व और कृतित्व। इसके संपादक है परमानंद जो है जी। परमानंद की अगर बात करें तो एक प्रकार से इसमें जो उनके पहली जो मतलब व्यक्तित्व और कृतित्व जो रचना है अमीर खुसरो की, इसमें जो कव्वाली इनकी संकलित है, कव्वाली नंबर 1। अब कव्वाली आपने सुना होगा, मैथिली ठाकुर जी इस कव्वाली को गाई हैं, यूट्यूब पर आप देखेंगे। जैसे कि जो है क्या है उसमें कि जो है नींद चैन सब छीनी रे तो से नैना मिलाए के, प्रेम बट्टी का मदवा पिलाई के, मतवारी की इन्हीं रेतों से नैना मिलाई के। ये जो कव्वाली है, इस कव्वाली की व्याख्या वगैरह मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अमीर खुसरो गीत के बारे में पढ़ेंगे, गीत नंबर 4, गीत नंबर 13। इनके दोहे जो है एक प्रकार से दोहे खास करके जो है 5 नंबर दोहा हो गया, जैसे गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आ पड़े रैन भई चौदेस। तो ये मैं समझूंगा, इस दोहों की व्याख्या समझूंगा। खुसरो रैन, ठीक है, देख मैं चकवा चकवी सेज सूनी, ये दोहे हैं, ठीक है। दोहा गोरी सुवे सेज पर पहला दोहा, खुसरो रैन दूसरा दोहा, देख मैं तीसरा दोहा, चकवा चकवी चौथा दोहा और सेज सूनी 5वां दोहा। तो ये सब दोहा जो संकलित हैं ये अमीर खुसरो से हैं, इनके बारे में जान लेंगे। तो ये एक प्रकार से आदिकाल के 3 विद्वान आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, विद्यापति, गोरखनाथ और कव्वाली, मतलब सॉरी अमीर खुसरो। क्लियर। अब दूसरे जो हैं आपके अगला जो इकाई आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में भक्तिकालीन सगुण मतलब की शाखा के बारे में आपको जानना है, भक्तिकालीन सगुण शाखा। इसमें सूरदास के बारे में जानना है आपको। पहले तो कवि सूरदास का जो रचना है भ्रमर गीत सार, इसके संपादक हैं स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। पद संख्या जो इनकी है 7, पद संख्या 7, पद संख्या 21, 23, 24 और 26। ये पद संख्या हमको समझनी ही पूरा विस्तार से, ठीक है। पद संख्या 7, 21, 23, 24 और 26 सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार, ठीक है। उसका एक पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है, उसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। 3, 2, 5 पद, तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे और सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। इसके बाद में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से संपादित होती है। मेरे पास रचना है, मैं आपको दिखाता हूँ। रामचरितमानस तो आप जानते होंगे, ये है एक प्रकार से रामचरितमानस, और मेरे हिसाब से गीता प्रेस गोरखपुर की ही रचना है ये, ठीक है। ये रामचरितमानस, इसमें एक प्रकार से आपका जो है खास करके अयोध्या कांड, दोहा संख्या 28 से 41, ठीक है। दोहा संख्या 28 से 41 इसमें, तो इसकी आपको व्याख्या पूरी बतानी है, ठीक है। अयोध्या कांड की बात मैं कर रहा हूँ। अयोध्या कांड में खास करके ये दोहा संख्या 28 से 41 बेसिकली उस दौरान का है जब राजा दशरथ से कैकेयी 2 वरदान मांगती हैं, ठीक है। तो उस दौरान एक प्रकार से राजा दशरथ का क्या हाल होता है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया, दोहा 28 से लेकर के दोहा 41 के बीच में, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर एक आध चीज़ आपको दिखाऊँ, यहाँ पर पढ़ के सुनाऊँ अगर आपको, तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। दोहा संख्या 28, ठीक है। 28 से कहाँ तक पढ़ना भैया, 28 से आपको पढ़ना है 41 तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ना 28 नंबर दोहा कौन सा है आपका, 28 नंबर दोहा है, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु, भिल्लन जिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाजु, ठीक है। ये एक प्रकार से दोहा संख्या आपकी है, इसके बारे में समझना है। यानी राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाण छोड़ना चाहती है। राजा दशरथ एक प्रकार से चित्त अवस्था में है, मतलब कि, और वो चूँकि कल एक प्रकार से राजा राम का अभिषेक होना है, उनका राज्याभिषेक होना है, और इधर कैकेयी जो है 2 वरदान मांगने की बात करती हैं। और उस दौरान एक प्रकार से राजा दशरथ की दोहा 29 है कि कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जाति भी अविद्या नाश। तो कहीं ना कहीं पे इसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर लिखी हुई प्रतीत हो रही हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर लिखी हुई दिखेंगी, और एक एक की व्याख्या मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता अब नहीं है, चूँकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है। तो ये हमको पढ़ना है। इसके बाद में इकाई नंबर 5 में हमको किसके बारे में पढ़ना है, इकाई नंबर 5 में भक्तिकालीन निर्गुण कवियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कबीरदास के बारे में जानना है। कबीरदास की रचना है कबीरदास, ठीक है। कबीरदास ने कुछ लिखा तो ऐसे नहीं है, संपादन इसकी किया है सुंदरदास जी ने, श्याम सुंदर दास संपादक हैं कबीरदास रचना के, ठीक है। बीजक इनकी रचना है, बीजक इनकी वाणियों का संग्रह है।
बीजक में खास करके 3 भाग हैं, साकी, शबद, रमैनी। और इनकी जो रचना आपके संकलित है, तो पहली रचना है गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग से 1 नंबर दोहा, 6 नंबर, 11 नंबर और 17 नंबर और 20 नंबर, ये 5 चीज़ें संकलित हैं। और बिरह के अंग से 4, 10, 12, 20 और 13 ये संकलित हैं। तो इन दोनों को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, सारी चीज़ें, यानी कि सबको आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो ये भी हम समझेंगे। इसके बाद में भक्तिकालीन निर्गुण कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम है। मलिक मोहम्मद जायसी के संपादक जो रचना है, इनके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मानसरोदक खंड जो है, ठीक है, मतलब कि इसकी रचना का क्या बोलते हैं, मानसरोदक खंड खास करके जो रचना, क्या नाम है उसका, पद्मावत, ठीक है। तो पद्मावत की रचना का जो मानसरोदक खंड है, उससे जो है 1 से लेकर के 6 पद जो हैं उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा, पूरा अर्थ, परिभाषा, विशेषता, कैसे क्या लिखना होता, सब कुछ। रीतिकालीन कवि, देखिए केशवदास की अगर बात किए तो कवि प्रिया, प्रिया प्रकाशन से है। लाला भगवान दीन ने प्रकाशित करवाया इसको, केशवदास की रचना कवि प्रिया। कवि प्रिया के तृतीय प्रभाव से 1, 2, 4 और 5 ये एक प्रकार से पद संख्या हमको पढ़नी है। इसके बाद में बिहारी लाल के बारे में पढ़ना है। बिहारी लाल की बात की, अच्छा, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। सूरदास जी को क्या कहते हैं, सूरदास जी को क्या कहते हैं, सूरदास जी को वात्सल सम्राट कहते हैं। तुलसीदास जी को समन्वय का एक प्रकार से कवि कहते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी एक प्रकार से नर नारायण का समन्वय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो एक प्रकार से सगुण और निर्गुण के समन्वय की बात करते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी जैसा कोई कवि आपको नहीं दिखेगा पूरे के पूरे हिंदी साहित्य में, हालांकि और बहुत सारे कवि हुए हैं जिनकी प्रतिभा अपनी रही है। मैं एक दोहा पढ़ना चाहूँगा। सूर्य सूर्य तुलसी शशि, उड्डुगन केशव दास, और अबिके कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूर्य सूर्य यानी कि सूरदास सूर्य के समान दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, ठीक है। तुलसी मतलब कि सूर्य सूर्य, तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा के समान। सूर्य सूर्य तुलसी शशि, उड्डुगन केशवदास। उड्डुगन माने होता है जो है उड्डुगन माने क्या होता है, उड्डुगन माने होता है जो तारा। उड्डुगन माने क्या होता है, तारा होता है। तो तारा के जैसे कौन है, केशवदास हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहते हैं। केशव बड़े विद्वान आदमी थे, संस्कृत काव्य शास्त्री हैं ये, संस्कृत काव्य शास्त्री परंपरा से जुड़े रहे हैं केशवदास जी महाराज, ठीक है। तो ये रस छंद अलंकार एक प्रकार से या अलंकारिक तौर पर रचनाएं करते हैं। अलंकारों को ज़बरदस्ती भी अपनी रचना में इनको रखने का प्रयास करते हैं। रामचंद्रिका जो रचना है इनकी, उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो है ये है केशवदास। बिहारी लाल को गागर में सागर भरने का काम कहा जाता है। अच्छा, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, मतलब क्या होता है, अब के कवि कैसे खद्योत के समान है। खद्योत माने होता है जुगनू की भांति हैं। इधर दुप से जले फिर बुताएगे, दुप से फिर दुप से जले फिर दुप से बुताएगे, मतलब क्या होता है, यानी कि जुगनू की भांति हैं। कब ज्ञान दियत हैं, कब ज्ञान खत्म, कुछ पता ही नहीं लागत, यानी कि ऐसे बताया। बिहारी लाल को लेकर के दोहा है कि भाई बिहारी लाल गागर में सागर भरने का काम करते हैं। सतसैया इनकी एक प्रकार से रचना है। एकमात्र रचना हिंदी साहित्य में लिखा बिहारी लाल ने, मात्र एक रचना लिख करके बिहारी सतसई। उस रचना को लिख करके बिहारी लाल हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि संपूर्ण एक प्रकार से विश्व में अमर हो जाते हैं। बिहारी लाल के एक एक दोहों को अगर बात की तो उसकी व्याख्या करें तो लगभग 3-3 पन्ने में उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। एक एक दोहे की व्याख्या 3-3 अलग अलग अर्थ में आप कर सकते हैं। तो बिहारी के दोहों के संदर्भ में कहा गया कि भाई बिहारी के बारे में क्या कहा गया कि सतसैया के दो हरे, ज्यों नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगें और घाव करें गंभीर। तो इस तरीके के हैं इनके दोहे, बहुत छोटे होते हैं लेकिन घाव बड़ा गंभीर करते हैं भैया। तो बिहारी लाल की रचना है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संपादन किया है इस रचना का, ठीक है। 713 दोहे इसमें लगभग हैं। प्रारंभ के 10 दोहे उसी से संकलित हैं। आपके पाठ्यक्रम में पूरी विस्तार से व्याख्या समझूंगा। घनानंद जी, घनानंद एक प्रकार से प्रेमी आदमी। घनानंद की अगर बात की जाए, प्रेम बहुत ज़बरदस्त किया था इन्होंने, घनानंद जी ने। और प्रेम कैसे किया था भैया, प्रेम इन्होंने किया था किससे, घनानंद ने सुजान से किया था। सुजान से इन्होंने प्रेम किया था घनानंद ने, ठीक है। आलम जो थे ब्राह्मण थे पहले, आलम भी रीतकालीन कवि हैं, घनानंद के साथी टाइप के थे। पहले ब्राह्मण थे लेकिन बाद में मुस्लिम लड़की से एक प्रकार से प्रेम होता है, बाद में आलम बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। घनानंद जी की बात की है, सुजान से प्रेम करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में सुजान रहती थी, ये भी रहते थे। सुजान नर्तकी थी, डांस वगैरह किया करती थी, ठीक है। घनानंद जी महाराज की अगर बात की तो ये एक प्रकार से वहाँ पर क्या करते थे, ये वहाँ पर
जो है कविता वविता लिखा करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीले, अकबर के एक प्रकार से मतलब कि वंश का था। तो जब एक प्रकार से एक दिन हुआ कि भाई लोगों ने कहा कि अरे, राजा से कहा कि भाई ये जो घनानंद हैं ये बड़ा अच्छा एक प्रकार से गाना गाते हैं। तो राजा ने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा गाते हैं, चलो भाई सुनाओ तुम घनानंद, उठो सुनाओ तुम गाना वाना सुनाओ कुछ। घनानंद जी ने कहा अरे नहीं नहीं साहब, हमें नहीं आवत गाना, कुछ ना यानी प्रभु हम। अच्छा, राजा मोहम्मद शाह रंगीले बड़ा क्रोधी था, बड़ा गुरूरी था। कहा अच्छा नहीं जानते हो? दरबारी से पूछा अरे भैया क्यों कह रहे थे तुम कि ये गनमा बहुत जानता है? कहा अच्छा नहीं जानते हो, सुजनवा कहीं से रहा तब तो गाय दे हो रहा, प्रेमिका कहे तब तो गईबो, राजा साहब कहता तब नहीं गौते हो। भैया राजा साहब ही बात एक बुरा मान गए। तो कहीं तब सभी कहें कि अब के कहे तब गई हैं, ये कहीं न जब सुजान कही हैं तब गई हैं। तो राजा कहें सुजान को बुलाया जाए। सुजान आई भैया, सुजान कहीं कहो घनानंद जी गाओ, गाना गाओ। अब घनानंद भैया गावे शुरू करें, गाना मतलब जो इन लिखते थे पद गाने शुरू कर दिए। जब घनानंद जी एक प्रकार से गाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि जब घनानंद गाने लगते हैं तो उस दौरान एक प्रकार से फिर मोहम्मद शाह रंगीले बाद में सोचता, गाना जब ख़त्म हो जाता है तो कहता है अरे बताओ, इस लड़की के चक्कर में, इस नर्तकी के चक्कर में, इस एक सुजान बेस्या भी बोलते थे लोग उसको, तो या नर्तकी कुछ भी कह लो, तो इसके चक्कर में तुमने एक प्रकार से इसने कह दिया तो तुमने गा दिया, और मैं कह रहा था तो तुमने नहीं गाया। मैं राजा हूँ राजा, बादशाह, बादशाह के कहने पे नहीं गाया तुमने। अब भैया बड़ा बवाल, राजा युगों पर ले लिया बात को। घनानंदो कोनो कमज़ोर तो रहे नहीं, विद्वान आदमी रहे, कहीं अरे हे जाई थे तोरे यहाँ से, तू ही एक राजा नहीं हो पूरे संसार में, बहुत राजा हैं। ज्ञान जो होता है हमेशा पूजनीय होता है, और तुरंत चल दिए। अच्छा, घनानंद जी का विश्वास रहा कि अब जब सुजानो चली हैं साथ थे, दोनों ने चलब आसियाना बसाई व्यक, जैसे अक्षय कुमार और अजय देवगन के पिक्चर में जात हैं। तो ऐसे सुजान का हाथ पकड़ा, कहा चलो और चलते हैं सुजान, कहीं एक प्रकार से कुल्लू मनाली में एक अपना घर बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो घनानंद की जब ऐसी बातों को सुना, अच्छा ये नहीं कहा था कुल्लू मनाली में घर बनाते, तो मैंने एक प्रकार से जो है विनोद के तौर पर आपसे कह दिया, हंसी मजाक के लिए। तो जब ऐसा हुआ तो घनानंद को मना कर दी। सुजान ने कहा नहीं तुम जाओ, मैं तुमसे तो प्यार करती नहीं हूँ, मतलब कि तुमने कभी पहले मुझे बताया ही नहीं, और घनानंद वगैरह ने पहले, मतलब घनानंद ने बताया भी नहीं था पहले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आजकल जैसा प्रेम थोड़ी ना कि आई लव यू टू ये सब हो गया तुरंत। पहले इजहार वगैरह होता ही नहीं था, कैसे इजहार करो, शर्म लगती थी लोगों को, बात नहीं कर पाते थे। आजकल तो व्हाट्सअप चल रहा है, ये सब पहले नहीं होता था। तो घनानंद ऐसे हुए, फिर घनानंद एक प्रकार चले गए भैया। अच्छा, सुजान जब नहीं चली तो घनानंद एक प्रकार से फिर क्या हो गए, चले गए छोड़ छाड़ के, ठीक है, छोड़ छाड़ के तेरी गली फिर निकल गए बाहर। तब जब एक प्रकार से घनानंद जाते हैं बाहर, फिर जाते हैं तो क्या होते हैं, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय वो संप्रदाय होता है महोदय जिस संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद में दोबारा शादी वगैरह या दोबारा एक प्रकार से लड़की से आपका संपर्क नहीं होगा, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं महोदय घनानंद जी, और उसके बाद में फिर लिखते हैं सुजान हित, सुजान सागर, सुजान को लेकर के नाना प्रकार की रचनाएं लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ये थे सुजान। ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, डीप से डीप नॉलेज, अंदर की बातें आपको बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। ऐसी सी बातें बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और हिंदी साहित्य में रुचि आपकी बढ़ेगी। आगे चल करके आप हिंदी साहित्य को एक प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एक प्रकार से हर एक कवि के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सुजान हित जो रचना है उससे 1, 4, 7 ये 4 एक प्रकार, मतलब ये 3 चीज़ें संकलित हैं, यानी 3 पद हमको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे आधुनिक कालीन कवियों के बारे में। आधुनिक कालीन कवियों की अगर बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से रचना, उनकी कविता संकलित है मातृभाषा पर प्रेम के दोहे, रोकहु जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोहि कीजे। ये रचनाएं आधुनिक कालीन कवियों में, मतलब खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये 3, मतलब ये 4 रचनाएं इसे मातृभाषा पर प्रेम के दोहे हैं, जैसे कि निज भाषा उन्नति यहाय सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। ये इन्हीं की रचनाएं, तो इन्हीं सब दोहों की व्याख्या करनी है। और व्याख्या बेसिकली मैंने करवा भी रखी है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन वो बहुत पहले करवाई थी, तो उसको अगर देखना चाहे तो यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। रोकहु जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए,
क्या? रोकहु जो तो अमंगल होए। एक पति और एक पत्नी है। चूँकि पहले के पति परदेश जाया करते थे पैसा कमाने के लिए, तो एक पति परदेश जाने के लिए उद्वत होता है, तैयार होता है। पत्नी अब कैसे रोके? पत्नी के लिए दुविधा है। उसी दुविधा को एक प्रकार से पत्नी बयां करती है। और वो दुविधा क्या है? पत्नी कहती है कि रोको जो तो अमंगल होए। मतलब कि क्या है, गांव वगैरह में ऐसे अगर कहूँ कोई जात है तो उसे कह दो कि भैया कहाँ जात हो, तो बहुत बुरा मान जाए। मतलब कि इसको कहा था टोकना। अरे टोक दी हो यार, कोनो नीक काम करे थे बेकार हो जाए तो। यानी टोकना नहीं चाहिए किसी को। अगर कोई कहीं पर जा रहा है तो पूछना नहीं चाहिए कहाँ पर जा रहे हो। अगर खुद बता दे तो ठीक है, बाकी पूछोगे तो दोष होता है। ठीक है, अब कौन सा दोष होता है मुझको भी नहीं पता। ये एक परंपरा चली आ रही है, लोग कहते आ रहे हैं, लोग सुनते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि रोको जो तो मंगल होए। अगर हम आपको रोकती हूँ हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, अगर मैं तुमको आज रोकती हूँ कि हे प्रिय आज मत जाओ या मत जाओ या कहाँ जा रहे हो, रोको जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। अगर मैं ये कहती हूँ कि हे प्रियतम जाइए कुछ पैसा कमा लाइए, तो आप सोचेंगे कि ये मुझको यहाँ पर रहने नहीं देना चाहती है। यानी कि हमारा और आपका जो प्रेम है वो प्रेम एक प्रकार से नष्ट होता है अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि हे प्रिय चले जाइए। और जो कछु न कहें तो लघुता, और जो कुछ न कहा तो लघुता, और जो कुछ कहो तो एक प्रकार से प्रभु, मतलब जो कुछ कहो तो प्रभुता, और ऐसे कुछ और आगे चल करके एक पंक्तियाँ और हैं। तो उसमें कहती कि भाई अगर मैं ये कहती हूँ तो आप पर अधिकार सिद्ध होता कि आप मत जाओ। अगर मैं आपको रोकती हूँ, अगर मैं आपको जो है रोक देती हूँ कि आप मत जाइए, तो क्या हो जाएगा? ये मेरी प्रभुता हो जाएगी। भाई अरे एक पत्नी कह रही पति से गए रुक जा मत जा, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस पूरा विस्तार से मैं समझूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। ब्रज के लता पता मोह कीजिए, ये भी रचना इन्हीं की है, इसको समझेंगे। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद की रचना। हा जयशंकर प्रसाद सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते। सुघनी क्या होती है? सुघनी तमाकू होती थी। सुघनी रूपी तमाकू का निर्माण इनके खानदान में लोग करते थे, इसीलिए सुघनी साहू परिवार कहा जाता था। ठीक है, सुघनी एक सुरती होती तमाकू। तो जयशंकर प्रसाद सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे। ज़्यादा 47 वर्ष की अवस्था में बेचारों मतलब इनका देहांत हो जाता है। बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे जयशंकर प्रसाद। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा, हिंदी साहित्य का द्वितीय रामचरितमानस हो कहा जाता है इसको, द्वितीय रामचरितमानस। आप सोचो, कामायनी का 15 सर्ग में कामायनी बटी हुई, जिनमें से जो श्रद्धा सर्ग है उसका जो प्रथम 10 पद है वही आपको पढ़ना है। पूरा विस्तार से बताऊंगा श्रद्धा सर्ग से बारे में। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी की कुछ पंक्तियां अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि क्या है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधुकुला अंग, खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, कैसे? मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसे कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख और तपन में शीतल मंद बयार। एक प्रेमिका, प्रेमी जो तपन में शीतल, मतलब वो पूछता है कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस पतझड़ में तुम इतने कोमल कैसे दिख रहे हो, एक कली की भांति, एक कल्ले की भांति। जब पतझड़ लगा हुआ है और सारी चीजें झड़ रही हैं, तुम ऐसे सुकुमार क्यों, इतने चमकदार। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मतलब जब मैं बताऊंगा विस्तार समझाऊंगा, अभी मैं ज़्यादा समझा दूंगा तो आप इमोशनल हो जाओगे। छोटे अभी हो, अभी जो है कम उम्र है, स्कूल लाइफ पार करके कॉलेज लाइफ में एंट्री कर रहे हो, प्रेम वगैरह ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो कोर्स पढ़ेंगे उसमें विस्तार से सारी चीज़ें समझेंगे हम। ठीक है, तो ये आंसू के प्रथम 5 पद हमको पढ़ने हैं। आंसू एक रचना है, हिंदी साहित्य का मेघदूत कही जाती है। आंसू मेघदूत रचना, मेघदूत मतलब हो झरना, आँखी से पानी झरना बहाए। आँख जान लो पहाड़ हुई, ये झरना बहाए, इसे झर 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 झर। चूँकि जयशंकर प्रसाद के जीवन में दुख बहुत रहा। जयशंकर प्रसाद ही नहीं अपितु छायावाद के जितने भी दैवीप्यमान नक्षत्र हुए हैं, जितने भी विद्वान कवि और कवित्रियाँ हुई हैं, उन सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और उन्हीं दुख को कहीं ना कहीं पे भावनाओं के, उनके जो रही है दुख की भावनाएं, इमोशंस जो रहे हैं, वो लेखनी के माध्यम से जो है वर्णों में बयां हो गए हैं, और उनको हमको आपको पढ़ना है। उसी श्रृंखला में आंसू आता है जो कि जयशंकर प्रसाद का रचना है। ठीक है, आंसू इस करुणा कलित हृदय में, क्या रचना है इसकी कि इस करुणा कलित हृदय में
अब बिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों से, वेदना असीम गरजती। तो ये कविता हम पढ़ेंगे, विस्तार से इसकी व्याख्या बताएंगे। क्या वेदना थी, क्या दिक्कत थी, क्यों लिखा। आंसू, हिंदू साहित्य का मेघदूत। मेघदूत मतलब कि एकदम से विरह का काव्य, विरह काव्य है ये, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रभु को प्रणाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि दुनिया के साहित्य में बहुत ही जो है इनका नाम अग्रगण्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जीवन में इनके इतना दुख मेरे हिसाब से किसी हिंदी कवि को नहीं रहा, क्योंकि इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत, इनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। गरीबी तो बचपन से ही इनमें रही, मतलब गरीबी मतलब रही। तो कहीं ना कहीं निराला जी एक प्रकार से इनको छायावाद का महेश कहते हैं, रुद्र कहते हैं, शंकर भगवान। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद की दुर्गा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी। प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए हैं क्योंकि प्रकृति का वर्णन सबसे अधिक मात्रा में, सबसे जबरदस्त जो किया है पूरे हिंदी साहित्य में, वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। गुंजन, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो सरोज स्मृति है, सरोज उनकी पुत्री का नाम था, जब उनका देहांत हो जाता है सरोज स्मृति उन्हीं की याद में लिखते हैं। और निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। यह है निराला। निराला को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। निराला एक समझने वाले कवि हैं, पढ़ने वाले कवि नहीं हैं, ठीक है। तो समझेंगे हम, विस्तार से जानेंगे। वर्दे बीणा वादिनी वर्दे इनकी कविता है, इसकी व्याख्या देखेंगे। तुलसीदास नाम की कविता लिखी, बड़ी जबरदस्त कविता। प्रारंभ के 10 पद इसके हमको पढ़ने हैं। और अगली रचना है वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। एक लड़की है, धूप में बैठी है, बड़ा सा हथौड़ा उसके हाथ में है, लिए हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। हथौड़ा लेकर के पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही, उसी धूप में अपने आप को जला रही है। उस लड़की पर कविता लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सोचो, आज के कवियों को प्रेम पर लिखने से फुर्सत ही नहीं है, गरीबी पर क्या लिखेंगे। लेकिन वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज नहीं, आदि के लिए अमर हो गई हिंदी साहित्य में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। हालांकि हर कवि के बारे में कहेंगे तो मैं लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट आपको बता दूंगा, लेकिन अभी बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक चैप्टर जब समझूंगा इतना ज़बरदस्त, इतना डीपली बताऊंगा कि आपने इससे पहले हिंदी में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं होगा आज तक, कहीं पुस्तकों में नहीं देखा होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अभी मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, ताकि आप पढ़ें, विश्वास करें और एक बार हमको मौका दें, हमसे कोर्स लें और पढ़ें। अगर कोर्स लेना है आपको तो अभी SMS करें 9161 93 60 62 पर, और अभी से एक प्रकार से कोर्स ले लेंगे। जितने भारी संख्या में आप कोर्स लेंगे एक प्रकार से उतने जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और परीक्षा से पहले पहले मैं पूरा संपूर्ण कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा। सबके PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे, आपको मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे, और भी तमाम प्रकार की जानकारी जो होगी आपको मिलती रहेगी। आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर जुड़ पाएंगे। तो तुरंत SMS करें, अभी SMS करें तुरंत। आप अपना नाम बताएंगे पहले, हमारा नाम ये है, हमको BA प्रथम सेमेस्टर हिंदी का कोर्स चाहिए, BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का कोर्स चाहिए सर जी, तो मैं तुरंत आपको ऐड करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए प्राइस रखी गई है मात्र और मात्र 100 रुपये। 100 रुपये आपको पे करना होगा। अच्छा, आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फोन पे, तो आप दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत कम प्राइस मैंने रख दी है, फिर भी आप लोगों के पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़ें। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। मौन निमंत्रण की रचना है। प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि एक रचना है, बड़ी फेमस है। प्रथम रश्मि का रंगीण तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि मतलब क्या होता है, सूर्य की पहली किरण को प्रथम रश्मि कहते हैं। और अगली रचना है यह धरती कितना देती है, यानी धरती बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो देती है, उसके बारे में क्या देती है, तमाम धन संपदा देती है, तमाम प्रकार की जानकारी, मतलब
तो तमाम प्रकार की फसल वगैरह मिलती है हमसे यहाँ से, ठीक है। तो ये सब, इसके बाद में हम अगले जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ है छायावाद के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा की रचना है बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ठीक है। और अगली रचना बिकल है प्राण मेरे, और अगला है यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। ये 3 कविताएं इनकी हमको पढ़नी महादेवी वर्मा की, इसको समझेंगे। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में अगला जो एक प्रकार से है, अगला इकाई नंबर 6 आपकी इकाई नंबर 8, छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। देखिए अज्ञे जी के बारे में पढ़ेंगे हम। अज्ञे की रचना, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ये वही कवि हैं जो एक प्रकार से कहते हैं कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें जो है मतलब कि आगे ऐसे कुछ है, ठीक है, कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम में की ज्वाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम में की ज्वाला है। आप पढ़े होंगे बचपन में। तो ये कविता वही अज्ञे जी हैं। नदी के दीप कविता इनकी बड़ी जबरदस्त है। या दीप अकेला कलगी बाजरे की, और ये 3 कविताएं इनकी पढ़नी है। मुक्तिबोध की बात की, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। विचार आते हैं और भूल गलती है, 2 कविताएं पढ़नी है इनकी। नागार्जुन की अगर बात करें, नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद, ठीक है, रचना पढ़नी है। और बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बालद नहीं बादल, ठीक है, बादल, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ठीक है। और इसमें एक प्रकार से कवि को मतलब कि सच सच बतलाना, कालिदास तुम रोए थे, या मतलब कि मेघ रोया था क्या तुम रोए थे, या यक्ष रोया था तुम रोए थे, ऐसे बड़ी ज़बरदस्त कविता है। पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अगले विद्वान है धर्मवीर भारती, इनकी रचना है बुवाई का गीत कविता। और इसके अलावा कविता की मौत एक रचना है, दूसरा तार सप्तक में प्रकाशन हुआ था इन दोनों कविताओं का, तो उसके बारे में जानेंगे। धूमिल, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल नाम है इनका। पूरा नाम क्या है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। धूमिल की रचना है मोची राम और रोटी और संसद, दोनों कविताएं बड़ी फेमस हैं, तो इन दोनों कविताओं की व्याख्या आपको पढ़नी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में शोध, यानी कि शोध का अर्थ क्या होता है, शोध की परिभाषा, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ और शोध के अंग और शोध का महत्व, यानी शोध का इंपॉर्टेंस क्या है, शोध के मेथड क्या है, शोध किन किन चरणों के माध्यम से होता है, शोध की परिभाषा क्या विद्वानों ने दी है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम एक प्रकार से संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो यही था हिंदी साहित्य का आपका सिलेबस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बाकी एक प्रकार से अगर आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर आपको कोर्स लेना है तो अभी कोर्स ले लें, ठीक है। अभी एक प्रकार से 5 दिन 10 दिन में आपका एक प्रकार से मतलब कि कोर्स तो चलता रहेगा हमेशा, जब भी आपको इच्छा हो तब आप ले सकते हैं, जब भी आपको, लेकिन हो सकता है कि अभी ले लेंगे, जल्दी लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा और 100 रुपये में ही मात्र आपको मिल जाएगा। बाद में हो सकता है प्राइस आपकी बढ़ा दी जाए, इसीलिए अभी ले लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने जल्दी कोर्स लेंगे उतने ही आपको लिए बेनिफिट होगा और आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जितना जल्दी हो सके एसएमएस करें, जल्द से जल्द एसएमएस करें, ठीक है। कोर्स ले लें, आप जब भी पढ़ना चाहें तब पढ़ें, ठीक है, क्योंकि वीडियोस फॉर्म आपको मिलेंगी, जब इच्छा होगी तब पढ़ेंगे, ठीक है, जब इच्छा होगी तब पीडीएफ पढ़ लें, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आप अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा आपके कहने पर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी साहित्य हिंदी काव्य का पूरा विस्तार समझेंगे हम, जो 2025 और 26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अभी ज्वाइन करें कोर्स, एसएमएस करें हमारे नंबर 9161, ठीक है, 9161 93 60 62 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप एसएमएस करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको कोर्स लेने के मात्र 100 रुपये पे करने होंगे, चाहे गूगल पे फ़ोन पे कुछ भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। और हाँ, ध्यान रखेंगे व्हाट्सअप जब आप करेंगे तो अपना नाम जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और जब आप जो है पेमेंट कर देंगे उसके बाद में स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा और तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और धुआं धुआं कर देना आपकी बार, और आपको टॉप करना, यानी अगर आपने ये कोर्स लिया हिंदी साहित्य में 100 में से 90% से ऊपर नंबर आप सभी को लाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लाया तो फिर एक प्रकार से आप जानिए आपने मेहनत नहीं की अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट छोड़ने वाला हूँ नहीं। आप कितना भी कहोगे सर जी जल्दी पढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, मैं भैया एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं और आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आधार मजबूत करना है, मुझे नींव मजबूत करनी है, और नींव मजबूत करने में मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके लिए एक ये फाउंडेशन बैच जो है ये एक प्रकार से लाया हूँ, और इसके लिए आपको एक प्रकार से आगे आकर के इस कोर्स को लेना पड़ेगा। और अगर आपने कोर्स ले लिया आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको जरूर खरीदें, ठीक है।
चूँकि मात्र इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है, 100 रुपये। इसमें आप सभी लोग एक प्रकार से इसको जो है ले सकते हैं और बारीकी के साथ पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।